हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इसको आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रमेय 6.1, तो प्रमेय 6.1 में है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य शेष दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के चित्र बनाते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज बोला है तो यहाँ से हम एक त्रिभुज को खींचेंगे। चलिए एक त्रिभुज हम लोग बना लिए। और त्रिभुज कहा था ना कि यदि किसी त्रिभुज के, तो त्रिभुज बोला था, एक त्रिभुज बना लिए। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है कि एक भुजा के समांतर, तो मान लेते हैं कि एक भुजा के समांतर कोई भी भुजा मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं बीसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो अगर बीसी के हम समांतर लेंगे तो यानी अन्य दो भुजा ए बी और कौन बचेगा, ए सी बचेगा। तो ए बी और ए सी अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए मान लेते हैं दो बिंदु पर प्रतिच्छेद, दोनों भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींचने के लिए बोल रहा है, तो एक रेखा हम यहाँ से खींच लेते हैं। चलिए एक रेखा खींच लिए। एक रेखा खींची जाए तो बोल रहा है कि तो अन्य शेष दो भुजाएं, तो अन्य शेष दो भुजाएं कौन हो गया, यही ना ए बी और ए सी। तो अन्य शेष दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इसका नाम अगर हम डी रखते हैं यहाँ ई, तो इसका कहने का मतलब है कि ए डी जो है ना वो डी बी के अनुपात में और ए ई जो है इसी के अनुपात में विभाजित होता है। यानी कि देखिए फिर से एक बार समझिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, त्रिभुज बोला था त्रिभुज बार लिए, इसके बाद एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य शेष दो भुजाएं, अन्य भुजाएं ये दोनों एक ही अनुपात में, यानी कहने का मतलब ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, यही सिद्ध करके ले आना, ठीक है। एक ही अनुपात के मतलब होता है कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, यानी ए डी बटे डी बी जितना होगा उतना ही ए ई बटे ई सी होगा। यही सिद्ध हमको करना है। तो चलिए हम लोग खींच लिए। यहाँ से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। देखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। तो दिया है कि पहला नंबर डाल के लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। दिया क्या है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। दूसरा नंबर देखिए, उसके बाद क्या दिया था कि जो डी ई है ना वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे डी ई समांतर बी सी, ठीक है। डी ई समांतर क्या हो गया, बी सी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिखेंगे कि सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है कि अन्य शेष दो भुजाएं, जो यहाँ कोमा के बाद जो रहता है ना, यानी वही हमको सिद्ध करने के लास्ट में जो पूछता है वही सिद्ध करना रहता है। तो क्या बोला है कि अन्य शेष दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी लिखेंगे ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। अब देखिए समझिएगा, इधर रचना में क्या किए थे थेल्स,
यहाँ रचना किए थे वो किए थे, अपना से नहीं करना है। थेल्स जाके देखिएगा, थेल्स थ्योरम में वो रचना में क्या किए थे कि बी को ई से मिला दिए थे। रचना कभी भी डॉट डॉट लाइन से किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, डॉट डॉट लाइन से इसको रचना कर देते हैं। बी को कहाँ से, ई से, और सी को डी से मिलाए थे, सी को डी से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से डी से लेकर एक लंब खींचे थे, यहाँ पर एक लंब खींचे थे और एक ई से लेकर लंब खींचे थे, ठीक है। अब कितना के मन में सवाल होगा कि हम कैसे जानेंगे कि रचना यही होगा। तो भैया जो थेल्स किए थे तो वही आपको भी करना है, नहीं कि अपना से दिमाग लगा के अलग कर देना है। अलग कर दीजिएगा तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो रचना में क्या किए थे कि यहाँ से एक बी को ई से, सी को डी से मिलाए थे और दो जगह लंब खींचे थे। तो यहाँ नाम धर देते हैं एम और यहाँ नाम धर देते हैं एन, ठीक है। कुछ भी अपना से नाम धर सकते हैं, नाम रखने के ऊपर है। तो रचना में क्या किए थे कि बी को ई, पहला नंबर यहाँ से डालेंगे, लिखेंगे बी को ई तथा बी को ई तथा सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, यही किए थे। और दूसरा नंबर में क्या था रचना में कि जो ई एम लंब है ना, ई एम लंब वो खींचे थे ए बी पर। देखिए ई एम लंब है ए बी पर। कितना के मन में डाउट होगा कि क्या हम ए डी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए तो ई एम लंब जो ए बी पर खींचे हैं ना, यानी पूरे लाइन पर ही खींच दिए हैं कि बड़ा वाला लाइन पर। आप ए डी भी लिख सकते हैं, बाकी आप ये ए बी ही लिखिए, ठीक है। अब ई एम लंब किस पर खींचे थे? ए बी पर। और डी एन लंब किस पर? ए सी पर। लिखेंगे डी एन, डी एन लंब किस पर खींचे थे? ए सी खींचा, ए सी खींचा, ठीक है। फिर से समझिए, ई एम लंब ए बी पर, लंब के चिन्ह है, और डी एन लंब ए सी पर। इसको लंब कहते हैं, उल्टा टी बना दीजिए, उसको लंब कहते हैं, ठीक है। ए सी खींचा। अब समझिएगा, समझ में इतना आ गया ना? तो अब देखिए यहाँ से समझिए कि अब क्या किए थे। अब प्रमाण में हम लोग चलते हैं, ठीक है। प्रमाण में अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे। कौन कौन त्रिभुज के? तो देखिए ऊपर वाला में ये वाला, इस त्रिभुज का जो कलर कर रहे हैं, यानी ये वाला पूरा जो त्रिभुज है, कलर अच्छा से नहीं हुआ, चलिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले थे। और देखिए यहाँ नीचे वाला में ये वाला, इस त्रिभुज का जो कलर कर रहे हैं ना, वही त्रिभुज। यानी कह सकते हैं ऊपर में देखिए कौन किस त्रिभुज के, यानी ए डी ई। यहाँ से लिखेंगे एरिया निकाले थे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, लिखेंगे ए डी ई, ठीक है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। ए आर है ना, एरिया, क्षेत्रफल। अब फिर किसका एरिया निकाले थे? एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी। डी त्रिभुज लिखेंगे पहले, डी ई बी का, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, इधर इस साइड से ले रहे हैं, ए डी ई और डी बी ई, चाहे डी ई बी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ध्यान से समझिएगा, जिस पर परपेंडिकुलर खड़ा होना, तो वो उस नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। उसके नीचे वाला क्या होता है? आधार। देखिए समझाने के लिए हम आपको इधर बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज पर ई लंब ऐसे खड़ा है, यहाँ ए बी सी, यहाँ डी हो गया। और एक त्रिभुज ऐसे ऐसी है
अब कि ऐसे खड़ा हो गया, यहाँ से नाम धर देते ए बी सी, यहाँ डी, ई परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, माने लंब है। एक त्रिभुज ऐसे हो गया, इस पर ऐसे खड़ा है, ठीक है, नाम धर देते ए बी सी। देखिए तीनों के यहाँ डी धर देते हैं, तीनों का कंडीशन, इसमें आधार जिस पर लंब खड़ा होना तो वो आधार नीचे के कहलाता है। तो आधार कौन है? बी सी है। आधार कोई पूछेगा तो बी सी, और लंब चाहे ऊंचाई कोई पूछेगा तो ऊंचाई कौन है? ए डी है, ठीक है। इस त्रिभुज के बारे में अगर कोई कहेगा कि आधार कौन है, तो आधार लंब किस पर खड़ा है? तो लंब ए डी ए बी पर खड़ा है ना, तो आधार हो जाएगा ए बी। और ऊंचाई कौन होगा? ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई कौन होगा? सी डी होगा। कौन होगा? सी डी। इस त्रिभुज में देखिए अगर कोई आधार पूछेगा कि आधार कौन होगा, तो आधार हो जाएगा किस पर? ऐसे खड़ा है ना, इस पर ना, ए बी ए सी पर ना, तो आधार ए सी। ऊंचाई कौन होगा? ऊंचाई हो जाएगा बी डी, ठीक है। तीनों का कंडीशन देखिए अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से जिस पर जो लंब खड़ा होता वो उसके नीचे आधार होता है। तो देखिए ई ऐसे लिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो इन लंब है, ई एम लंब है ना, किस पर है? ए डी पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार हो जाएगा कौन? ए डी, क्योंकि लंब खड़ा है, ई एम खड़ा है ए डी पर, तो ए डी हो जाएगा आधार। और ऊंचाई कौन होगा? ई एम होगा। ऊंचाई कौन होगा? ई एम, ठीक है। फिर देखिए 1/2 ई कहाँ से आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब किस त्रिभुज में है? डी ई बी, डी ई बी में, ध्यान से समझिएगा, डी ई बी में 1/2 आधार कौन हो जाएगा? डी बी, आधार कौन हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। अब ऊंचाई देखिएगा, समझिएगा, ये जो कितना स्टूडेंट के कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ ऊंचाई रखे तो क्या रखें, तो कितना के कन्फ्यूजन होके कहता है कितना कि डी ऊंचाई होगा, तो डी ऊंचाई नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा सा ध्यान से इस चित्र को देखिए कि अगर हम इस चित्र को थोड़ा सीधा कर दें तो यह त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो ई ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई सीधा लंब ऐसे होता है, ऊंचाई देखिए ई ऊंचाई होता है, ए नहीं। अगर हम इसको यहाँ से ई को पकड़ के सीधा कर दें तो ई हो जाएगा, देखिए अगर सीधा कर देते हैं तो ई हो जाएगा यहाँ ई, और डी हो जाएगा नीचे, और यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए तो इसको सीधा करके देखिए इस तरह से होगा, तो इसमें कौन ऊंचाई होगा? ये तो होगा नहीं, क्योंकि तिरछा जा रहा है, ऊंचाई कभी भी सीधा होता है। तो भैया का ऊंचाई हम डी ई नहीं लेंगे, ऊंचाई डी ई नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? ई एम लेंगे। अब कितना के मन में क्वेश्चन होगा कि ई तो त्रिभुजवा हम डी बी ई में लिए हैं, तो ऊंचाई इसका क्यों मान रहे हैं? तो ऊंचाई कभी भी कोना से छोर से खींचा जाता है। देखिए इसका भी खींचे है, इसका भी खींचे है, तो यहाँ से खींचे हैं, कोना से पकड़ के यहाँ खींचे हैं, इस पर भी इसको भी खींचे हैं, तो देखिए यहाँ से ऐसे खींचे हैं, यानी कोना से खींचे हैं ना ऊंचाई। तो इसके कोना से हम कैसे खींच सकते हैं? तो इसके कोना से डी से तो खुद सी मिला हुआ है, तो ये ऊंचाई नहीं है, ये थोड़े ऊंचाई है, डी से सी मिल गया है। अगर हम यहाँ से ऐसे खींचना चाहते तो यहाँ पर थोड़े ऊंचाई होगा त्रिभुज के, नहीं ना हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको ऊंचाई डी ई को आधार डी बी मानेंगे, और ऊंचाई डी ई को ना मान कर हम क्या लेते हैं? ई एम लेते हैं। क्या लेते हैं? ई एम। ध्यान से समझिए, फिर से समझिए कि देखिए त्रिभुज देखिए ऐसे है, ऐसे है। अगर यहाँ पर डी है, समझिए डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या है? बी है। अगर हम इसको सीधा करें थोड़ा सा तो ई ऐसे बन जाएगा, यहाँ इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिए तो ई यहाँ आ जाएगा, डी ऐसे घुमाए तो डी नीचे आ जाएगा, और बी यहाँ आ जाएगा। तो ई तो ऊंचाई होगा नहीं, और जब ऊंचाई नहीं होगा और ऊंचाई कभी भी कोना से खींचा जाता है छोर से, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ से चूँकि मिलाया गया है तो इसका नाम क्या है? एम है। क्या है? तो यानी ऊंचाई का काम कौन करेगा? ई एम करेगा, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं आपको समझ में बढ़िया से आया तो हमको क्या सिद्ध करना है? ए डी बटे डी बी सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है? ए डी बटे डी बी। तो ए डी बटे डी बी ई एम से ई एम कट जाना चाहिए,
देखिए ई से ई कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाना चाहिए, तभी ना AD/DB आएगा। आ नहीं तो भैया इसे समझ लीजिए कि ई जो है इहो त्रिभुज इधरों के काम करेगा, ADE के भी और DBE के भी काम करेगा ई आ नहीं तो अपना अपना है ये है, ऐसे ई लिख दीजिए, 1/2 1/2 कटा दीजिए, काहे कि हमको AD और DB चाहिए। ठीक है, ई कहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला पर हम इसको बैठाए हैं। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिएगा कि देखिए आधार AD ऊंचाई EM, ठीक है, इसमें आधार DB ऊंचाई EM करके EM कटा के 1/2 1/2 कटा दीजिए, AD/DB आ जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर क्या हो जाएगा, कौन 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 बचेगा, AD बटा में क्या बचेगा, DB बचेगा, AD बटे में DB। इसको इक्वेशन कर लीजिए फर्स्ट। ठीक है, इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब भैया इधर से हो गया, इधर से सगरो इधर से कर दिए, अब इस साइड से चलेंगे, इस साइड से हो गया मेरा, अब इस साइड से। तो अब पुनः यहाँ लिखेंगे, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज कैसे निकालेंगे, AED का निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AED। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज AED इधर से चल रहा है, इधर से इस साइड से। अब फिर कलर कर देते हैं इसको, अब ई वाला त्रिभुज में देखिएगा रंग रहे हैं, जो रंग रहे हैं उसी में, अनेरवा दूसरे में नहीं जाना है। देखिएगा कौन रंगे हैं कि EDC चाहे ECD, कौन को कैसो लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। ठीक है, ECD। तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो इसमें देखिएगा आधार, तो अब कि DN लंब खड़ा है ना इस पर, तो आधार काम करेगा AE, कौन काम करेगा AE, गुणे आधार कौन काम करेगा AE आधार, और ऊंचाई कौन काम करेगा DN, ऊंचाई कौन काम करेगा DN। फिर देखिएगा 1/2, अब इसका आधार कौन काम करेगा EC, आधार कौन काम करेगा EC, ऊंचाई फिर ई नहीं DN, कौन DN। और नहीं अगर नहीं आ रहा है तो हमको AE/EC करना है, तो AE गुणे DN, और इसको भी EC गुणे DN कर दीजिए, DN से DN कटा दीजिए, 1/2 से 1/2। नहीं तो अगर किसी को समझाना है आपको, अगर आपको समझाना है तो यही कहिएगा कि अगर इस त्रिभुज को हम सीधा करेंगे तो चूँकि DE ऊंचाई नहीं है, बाकी EC आधार है, तो जब DE आधार नहीं लेंगे ना तो आधार कौन, DE ऊंचाई नहीं लेंगे ना तो ऊंचाई कौन लेंगे, DN लेंगे, क्या लेंगे DN। ठीक है, तो DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहाँ से भी लिख लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या बचेगा, AE बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, EC बचेगा। ठीक है, इसको कर दीजिए सेकेंड। अब थोड़ा सा देखिए शर्त, अगर ध्यान से समझिएगा दोनों में कि ADE का क्षेत्रफल निकाले ना, ADE का इधर से निकाले, तो इसका एक भुजा AD आ गया, इसका एक भुजा क्या आ गया, AD आ गया। देखिए ADE का क्षेत्रफल निकाले ना तो एक भुजा कौन आ गया, AD आ गया। इधर से निकाले ना, इधर से AED से, तो इसका एक भुजा क्या होगा, AE आ गया। तो समझिए कि इधर से क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज के ऊपर लाके, चाहे इधर से कहीं से निकाल रहे तो त्रिभुज के क्षेत्रफलवा ऊपर ही के ना निकल रहा है, यही ना, जितना मान लो इधर से निकाले तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर से भी निकालेंगे तो 10 से ना आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो समझाने के लिए बता रहे हैं,
उतना ही ना आएगा, क्योंकि किसी भी तरह से निकाल रहे हैं तो त्रिभुज के क्या निकल रहा है, क्षेत्रफल ही निकल रहा है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी इसका भुजा क्या आ गया, AD, इसका भुजा क्या आ गया, AE आ गया। इधर से निकाले तो AD आ गया, इधर से निकाले तो AE आ गया। तो ये दोनों तो भुजा बराबर होगा। बाकी नीचे वाला के हमको बराबर करना है। एक लाइन लिखना पड़ेगा कि चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए हमको नीचे वाला कौन कौन, दोनों नीचे वाला बराबर करना है। DEB चाहे DBE, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज, फिर इधर से DEC चाहे EDC को जी लिखे थे, यहाँ ECD लिखे थे, तो ECD, त्रिभुज ECD दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा शर्त, क्योंकि समान आधार एवं समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। लिख लीजिएगा, समान आधार एवं समान ऊंचाई। देखिए, समान आधार एवं समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो दोनों के क्षेत्रफल, आधार भी दोनों का सेम है, ऊंचाई भी सेम लिए हैं। देखिए, आधार भी क्या है, सेम है, और ऊंचाई भी क्या लिए हैं, सेम लिए हैं। तो समान आधार एवं समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जब नीचे वाला भी बराबर हो गया तो नीचे वाला के भी भुजा बराबर होगा, ऊपर वाला बराबर है था, नीचे वाला भी बराबर हो गया। तो यानी लिख सकते हैं कि अतः AD बटे में DB बराबर हो गया AE बटे में EC। कहाँ से, एक से भी हुआ है, दो से भी हुआ है, तीन से भी हुआ है, क्योंकि एक और दो से तो ऊपर वाला बराबर, और तीन से हुआ है नीचे वाला बराबर। तो लिखेंगे 1, 2 और 3 से प्रूव्ड। ठीक है।